हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे। वीडियो है मेजर गौरव आर्या जी की बिल्कुल, और उनके साथ हैं वैभव सिंह जो कि डिस्कस कर रहे हैं करंट सिचुएशन इन इजराइल एंड पैलेस्टीन। सो ये वीडियो बेसिकली एक दिन पहले ही आई है, मतलब रात में ही आई है। सो मैंने सोचा कि इस पर हम रिएक्ट कर लेते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि हमने लास्ट डे जो है वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, और एक ही की थी, वो भी काफ़ी पुरानी थी और एक व्लॉग टाइप था कुछ। तो वो मेरे पास ऐसे रखा हुआ था, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। सो खैर, दोबारा ट्रैक पे आते हैं। वीडियो दोबारा से देखते मतलब ये वीडियो पे रिएक्ट कर लेते हैं जो कि न्यू आई है। माइट भी आपने देखी है कि नहीं देखी है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो अगर आपने ओरिजिनल देखनी हो तो ओरिजिनल जाकर भी इनके चैनल पर देख सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मेरे साथ वीडियो पूरी देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और मैं हूं वैभव। आज मेरे साथ है मेजर गौरव आर्या और हम आज बात करेंगे जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो विवाद चल रहा है, वो पूरा मामला क्या है, और उस पे जो अभी तक हमारे पास जो भी जानकारी पहुंच रही है वो भी हम आपसे साझा करेंगे। हम अपने जो कुछ दोस्त हैं जेरूसलम में और इजराइल के बाकी हिस्सों में, हम उनसे भी संपर्क में हैं और उनसे जो भी ताज़ा जानकारियां हमको मिल रही हैं वो सारी हम सारा लेने का प्रयास कर रहे हैं। आज की फिलहाल जो भी खबरें हैं उनमें जो प्रमुखता से हमको जो मालूम चली है उनमें एक ये है कि अल जजीरा और एसोसिएटेड प्रेस की बिल्डिंग जो थी उसमें गाजा के अंदर सारी बर्बाद, इसमें जितने लोग होंगे वो एयर स्ट्राइक करके। तो सबसे पहले तो सर ये जो खबर आई है सर, हम अल जजीरा के बारे में अक्सर बात करते रहे कि किस तरह से वो कतर की जो टेररिस्ट रिजीम है, जो टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट है कतर, और ये इल्जाम सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने और बहरीन जैसी कंट्रीज ने भी उनके ऊपर लगाया था और उनको ब्लॉकेड किया था उनके ऊपर। तो सर, अल जजीरा का जो एक शेडी पास्ट है और वो जिस तरह से इनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, कभी हिजबुल्लाह के साथ, कभी आईसिस के साथ, कभी हमास के साथ, दुनिया में इवन कश्मीर हम देखते हैं जो भी आतंकवादी संगठन है उनकी उनकी उनके पैरोकार बन के खड़े होते हैं। तो सर कहीं ना कहीं जो इजराइल ने किया सर, क्या वो बिल्कुल सही नहीं किया? वैभव, पहली बात तो हमें IW अल जजीरा करता है, मुझे नहीं लगता कोई और ऑर्गेनाइजेशन, अगर BBC करती होगी तो करती होगी, लेकिन अल जजीरा जितने फिनेस के साथ करता है वैभव, वो मुझे नहीं लगता और कोई करता है। आपने बिल्कुल ठीक बोला, कतर का टोटली फंडेड है, कंट्रोल्ड बाय द रॉयल फैमिली ऑफ कतर, और कतर के ऊपर टेररिज्म के इल्जाम लगे हैं। सऊदी अरेबिया ने और कतर के तो रिलेशनशिप बहुत खराब हो गए थे बीच में, आपस में ट्रेड वगैरह सब कुछ रुक गया था, अभी भी बहुत उनके बीच में तनातनी चलती है। और अल जजीरा का एक खास किरदार रहा है, और किरदार ऐसा रहा है अल जजीरा का कि कोई भी चीज जो गलत होती है उसको किस तरीके से मोल्ड करना है, कैसे मोल्ड करना है, ये जबरदस्ती वाला काम नहीं करते। आप इनका देखें कि प्रोडक्शन वैल्यूज बड़ी सोफिस्टिकेटेड है, दुनिया भर का अल जजीरा में पैसा लगा रखा है, फॉरेनर इनके एंकर्स हैं, व्हाइट फेसेस हैं, सो टू से, अगर मैं ब्लंटली बोलूं तो, और पूरा एक तरीके से एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का एक प्रोपेगेंडा अल जजीरा करता है। तो ये अल जजीरा का किरदार है लगातार। अब कश्मीर में भी मैं आपको बताता हूँ जिस तरीके से अल जजीरा प्रोपेगेंडा करता है। अल जजीरा ने कश्मीर में लगभग ये बता दिया कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो फ्रीडम फाइट है, एक किस्म की आजादी की जंग है, और इस तरीके का किरदार अल जजीरा निभाता आया है। और ठीक है, इंडिया में है अल जजीरा क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी अलाउ करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अल जजीरा कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर विंग है स्टेट ऑफ कतर का। सर अगर हम ये जो हाल में सर जो इजराइल ने सर जो स्टेप लिया है उसके ऊपर ये जो रद्द अमल आया है, बाकी जो सो कॉल्ड मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने कहा कि भाई ये अल जजीरा ने खुद ने भी स्टेटमेंट इशू की कि वी विल नॉट बी साइलेंस्ड, आप हमें चुप नहीं करा सकते हैं। तो सर, डज इजराइल रियली केयर? इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको चुप करा सकते हैं, जा सकते हैं? उन्होंने बिल्डिंग गिरा दी।
एसोसिएटेड प्रेस ये कह रहा है कि भाई आपने वो बिल्डिंग गिरा दी, उसमें हमारा भी ऑफिस था, तो भाई व्हाई आर यू हैंगिंग अराउंड विद रॉन्ग पीपल? अगर आपको पता है कि अल जजीरा का ऑफिस है उस बिल्डिंग में और आप वहां देख रहे हो कि वहां हमास के लोग आ रहे हैं, वहां पे उनके जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं हमास के, तो आपने ये तो आपको ब्रेकिंग न्यूज ब्रेक करनी चाहिए थी ना, आप उसको डिफेंड कैसे कर रहे हो? देखिए वैभव, मैं आपको बताता हूँ ना, ये पूरी बात यह है कि इजरायलीज के बारे में लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। 2500 साल से ये भटक रहे हैं बिना मुल्क के। इनको 1948 में 2500 साल के बाद जो निकले थे इसराइल से, जो फोर्सिबली इनको निकाला गया था, तो ये तो बिब्लिकल टाइम्स की बात कर रहा हूँ, न्यू ओल्ड टेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ जब, तो ये हर साल वैभव ये जहां पे भी जाते थे इजरायली, तो इनका इजरायली न्यू ईयर होता है, नया साल होता है, जिसको यौम किपुर बोलते हैं लोग। तो यौम किपुर में ये लोग एक गिलास वाइन की उठाते थे, क्योंकि ये अपने देश तो निकले हुए थे, कोई यूरोप में रह रहा है, कोई अफ्रीका में रह रहा है, इंडिया में भी रहे, ये दीगर मुल्कों में दुनिया भर में फैले हुए थे, लेकिन इनके पास अपना कोई मुल्क नहीं था, क्योंकि 2500 साल पहले इनको अपने मुल्क यानी इजराइल से निकाल दिया था। ये खाना बदोशों की तरह 2500 साल से घूम रहे थे, और हर साल ये यौम किपुर यानी कि इजरायली जूइश न्यू ईयर के दिन ये लोग एक वाइन का ग्लास उठा के एक कसम खाते थे कि नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम, यानी कि अगला नया साल हम जेरूसलम में मनाएंगे। और ये 2500 साल से हर साल बिला नागा ये लोग कसम खाते आ रहे हैं। एक ऐसी कौम, एक ऐसा देश जिसने 2500 साल सफर करा है, जिसने पोग्रोम्स देखे हैं रशियन गुलाग्स में, जिसने नाज़ी जर्मनी के कंसंट्रेशन कैंप्स देखे हैं जहां पे 60 लाख यहूदियों को भट्टी में डाल के जला के मार दिया, गैस चेंबर्स में डाल के जला के मार दिया, जिसको जब से ये दोबारा उसने जन्म लिया था, रीबर्थ लिया था 48 में, तब से कितनी बार उसके ऊपर सारे अरब मुल्क मिलकर हमला कर चुके हैं, अटैक कर चुके हैं कि इसको नस्ते नाबूद कर देंगे। ईरान की तो है वाइप ऑफ द ज्यूज फ्रॉम इजराइल, दे विल पुश द ज्यूज इनटू द सी। ऐसा मुल्क को जिसने 2500 साल तक एक सफरिंग देखी है, एक परेशानी देखी है, एक मौत का जिसको कहते हैं नाच देखा अपनी आंखों के सामने, आप उस मुल्क को डरा रहे हैं कि हाँ के खिलाफ लेंगे आप, वो इजराइल के खिलाफ लिखेंगे और इजराइल डर जाएगा इनसे। तो मुझे तो लगता है बड़ी हैरत अंगेज बात है, इजराइल डरने वाला नहीं है, और इजराइल की डे 1 से पॉलिसी रही है। आज भी मैं इजरायली से मिला हूं वैभव, एंड एट सीनियर लेवल्स, और उन्होंने एक बात बोली है कि जो हमारे साथ हुआ 2500 साल पहले, जो हिटलर ने हमारे साथ करा, हम दोबारा कभी नहीं होने देंगे, चाहे हमें उसके लिए कुछ करना पड़े। इसीलिए जब पता लगा कि अर्जेंटीना में है, इन लोगों ने वहां पे मोसाद की टीम भेजी, और जब उनको पता लगा कि एनटीबी जो कि युगांडा का जो एयरपोर्ट में वहां पे एयरलाइनर हाईजैक कराए, इन्होंने स्पेशल फोर्सेस वाले मतकाल का जो ऑपरेशन था, जो इजरायली स्पेशल फोर्सेस का एक ऑपरेशन था, जिसमें कि उन्होंने वहां से अपने सारे प्लेन में यहाँ से आर्मी वालों को ले गए थे, अपने इजरायली आर्मी स्पेशल फोर्सेस को, और अफ्रीका में जाकर ऑपरेशन करके अपने लोगों को वापस बचा कर लाए। वो ऑपरेशन एक यंग कर्नल ने हेड करा था, लेफ्टिनेंट कर्नल शायद थे उस वक्त, यंग लेफ्टिनेंट कर्नल या फुल कर्नल, उन्होंने हेड करा था, उनका नाम था कर्नल नेतन्याहू। उस कर्नल नेतन्याहू की मौत हो गई थी उस ऑपरेशन में, वो उस ऑपरेशन में शहीद हो गए थे। वो जो नेतन्याहू है वो इस बेंजामिन नेतन्याहू का सगा बड़ा भाई है, राइट? वो सगा बड़ा भाई है इस बेंजामिन नेतन्याहू का, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है इजराइल का। अगर इनको ये लगता है अल जजीरा को या ये और किसी मुल्क को कि ये लोग इजरायली जो यहूदी पीछे हट जाएंगे, इन्होंने बहुत सफर करा है बाबा, ये पीछे हटने वाली कौम नहीं है, ये आगे बढ़े हैं, ये ठोकेंगे आगे बढ़ के, और लोग इनका साथ भी देंगे, जो राइट थिंकिंग कंट्रीज है उनका साथ देंगी, सऊदी अरब का साथ देंगे। सर अगर हम शेख जर्रा की बात करें, जिसको लेकर के ये पूरा विवाद शुरू हुआ है कि शेख जर्रा ने ये एक आरोप लगाया गया कि भाई वहां की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया इजराइल की कि भाई वहां पे जो पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं शेख जर्रा में, वो उस जमीन को खाली करें, या तो किराया दे या रेंट दे, जो ओनर है, लैंड ओनर्स है, उनको अगर वहां रह रहे हैं, वहां से नहीं निकलना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, अगर आप जो जूइश ओनर है उस जमीन का, आप उसको किराया दे दीजिए। उन्होंने कहा हम किराया नहीं देंगे। फिर उन्होंने कहा अगर आप किराया नहीं देंगे तो फिर खाली कीजिए, वो जमीन आपकी है नहीं, जमीन तो किसी यहूदी की है, किसी जू की है। तो इन्होंने फिर उस पे जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। तो सर सबसे पहली बात यह कि 1948 के पहले जब कोई इजराइल नहीं बना था, उस समय भी शेख जर्रा की जो जमीनें थी वो जूस की ही थी।
1948 में जब इसराइल बन गया, और वहां पे इसराइल बनने के बाद जब जो जेरूसलम था, वो जेरूसलम जो है वो जॉर्डन और मिस्र और ये सारी कंट्रीज ने जब हमला किया और जॉर्डन ने ऑक्यूपाई किया, कब्जा किया जेरूसलम के ऊपर, तो भाई वहां पे जो जू रहते थे शेख जरा में, वो चले गए छोड़ के। जब इसराइल बना और इसराइल दोबारा वो कब्जा किया जेरूसलम के ऊपर, तो वो जो जमीन थी वो तो वापस उन यहूदियों को मिलनी चाहिए ना, वो तो उनका राइटफुल हक है कि भाई वो उनकी जमीन उनको मिलनी चाहिए। अब जब तक वहां पे जॉर्डन का कब्जा था, 2-3 साल 4 साल जो भी था, आप उस टाइम में अगर कुछ फिलिस्तीनी आके वहां बस गए और फिर वो बस गए और फिर वो बसे ही रह गए, आज तक बसे हुए हैं, ये तो इजराइलीज की शराफत है ना कि उन्होंने उनको 70-72 साल वहां पे बसे रह दिया है और अपनी जमीनें मतलब नहीं मांगी, अभी भी किराया मांग रहे, किराया तक देने को राजी नहीं है। तो सर ये जो जोर जबरदस्ती का जो कल्चर है, हम एक देखते हैं पूरे मिडिल ईस्ट में और हम एक इस्लामिक वर्ल्ड में देखते हैं कि दूसरों की जमीन पे कब्जा कर लेना, और फिर अगर कोई अपनी जमीन वापस मांगे तो उसको जुल्म करने वाला बताना, उसको जालिम बताना और खुद को विक्टिम बनाना, और फिर मतलब सर ये इस कल्चर के बारे में जरा बताइए कि हम खुद भी इसको एक्सपीरियंस करते हैं साउथ एशिया में। बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल वैभव, देखिए बात ये ना सिर्फ एक अरब वर्ल्ड की बात नहीं है, ये बात है कि ना आप विक्टिम कार्ड भी प्ले करेंगे एंड में। जहां पे आप अक्सरियत में हैं तो वहां पे तो आपने मार दिया। जैसे पैलेस्टीनियन ने क्या करा, पैलेस्टीनियन ने करा, पहले तो इन्होंने रॉकेट मारे तो उसको आयरन डोम ने संभाल लिया। जब इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स करी तो ये विक्टिम बन गए, राइट। यही फॉर्मूला पहले का है। आप अल जरा की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं सब की ये तो यहूदियों की जमीन थी। यहूदियों की थी, यहूदियों की तो 2500 साल से वो जमीन है भाई, 2500 साल से। लेकिन अब ये लोग 50-70 साल के लिए बैठ गए क्योंकि जोर जबरदस्ती करके इनको निकाल दिया था पहले जब जॉर्डन ने ऑक्यूपाई करा था। यू आर वेरी राइट, एक्यूरेट हिस्ट्री आपने कोट करी है। अब उनको निकाल दिया, अभी वापस आए कि हमारी जमीन दो, कम से कम किराए दो। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं देंगे, नहीं देंगे, हम पत्थर फेंकेंगे, हम गोली चलाएंगे। और अगर आपने जवाब में कुछ बात कह दी हमें, आपने गोली चला दी, तो फिर विक्टिम कार्ड भी प्ले करेंगे कि साहब हमारे खिलाफ साजिश है। तो और ये सब एक पूरा वो जो एरिया है वो सब विक्टिमहुड पे ही पल रखा है। आप कोई बच्चा पैदा होता है, आप उसको बचपन से कह देते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, बस तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। तुम्हारे साथ क्या बुरा हुआ उसको बोलते रहो, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो देखो बेटा बुरा हुआ है। आप बोलते रहोगे, ही विल ग्रो अप विद अ विक्टिमहुड कॉम्प्लेक्स। और ये पैलेस्टीन में बहुत ज्यादा एपरेंट है। इन लोगों ने, ये लोग कहते हैं ना कि वेस्ट बैंक पे चढ़ गया और गाजा पे चढ़ गया, इजिप्ट गाजा पे वापस कर दिया बाद में इन्होंने वेस्ट बैंक पे। वेस्ट बैंक इज एक्चुअली द वेस्ट बैंक ऑफ द जॉर्डन रिवर। तो वहां पे ये चढ़ गए, कैसे चढ़ गए? अटैक करा था मिलके लोगों ने इन सब पे, इजराइल पे अकेले पे 5-6 मुल्क एक साथ चढ़ गए थे उसके ऊपर। इजराइल ने सबको ठोक दिया और जाके एरिया कब्जा कर लिया। अब ये लोग फिर से वही चीज जो अलजरा वाली बात है, देन दे आर अगेन प्लेइंग द विक्टिम कि हमारी जमीनें ले ली। अरे तुमने अटैक क्यों करा था उस पर? वो चुपचाप बैठा हुआ था, तुमने अटैक कर लिया। और सबने झुंड में, जैसे झुंड होता है ना गीदड़ों का, उन्होंने शेर के ऊपर करा। शेर थोड़ी देर के लिए परेशान हुआ, मुड़ा, झपट्टा मारा, सब कुछ छीन लिया। अब ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ। तो आज की तारीख में इजराइल पावरफुल है। मैं आपको एक बात बताता हूँ बाबू, आज पैलेस्टीनियंस आज रह रहे हैं, ठीक है। अगर ये ना लड़े इजरायलियों के साथ तो सुख शांति से अपने मुल्क में रहे, इनको कोई तंग नहीं कर रहा, ठीक है। अरब्स रहते हैं इजराइल के अंदर, ठीक है। जो इजराइल के अंदर अरब्स रहते हैं सब कुछ, दे आर लिविंग इन अ फ्री डेमोक्रेटिक सोसाइटी, क्योंकि इजरायली वहां पे मेजोरिटी में है। अगर वहां पे पैलेस्टीनियंस मेजोरिटी में होते एरिया में, तो अभी तक यहूदियों को या तो मार चुके होते या कन्वर्ट कर चुके होते। ये हमास तो खुला कहता है, वी वांट टू थ्रो ऑल द इजरायलीज इनटू द सी। हम चाहते हैं पूरे यहूदी, जिसको कहते हैं ना, यहूदियों को साफ कर दें वहां से। दैट इज व्हाट स्टेटेड पॉलिसी ऑफ हमास इज। हमास तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो कहती है। और हमास वहां पे रूल भी कर चुकी है भाई, पैलेस्टीन के ऊपर हमास का राज रह चुका है। तो आप ये देखिए कि ये मानसिकता है उन लोगों की कि अभी वो अकलियत में है, ये माइनॉरिटी में है पैलेस्टीनियंस। उस पूरी एरिया में अलग अलग एरियाज हैं, लेकिन फिर भी वो कम हैं और इजराइल ज्यादा मजबूत है। तो ये हाल है, रॉकेट वॉकेट मार रहे हैं। जिस दिन पैलेस्टीनियंस की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, उस दिन ये तो मार डालेंगे इजराइलीज को। इजराइलीज को पता है। तो इजरायली का दिमाग क्या है, यहूदी का दिमाग क्या है, वो वेट नहीं कर रहा, वो इंतजार नहीं कर रहा वैभव कि एक दिन तुम मेजॉरिटी में होगे, उस दिन तुम आओगे, मेरे घर में खटखटाओगे और फिर मेरे बीवी बच्चों को मारोगे। सॉरी, वो कह रहा है मुझे पता है कि आज से 50 साल के बाद तुम क्या करने वाले हो, मैं तुम्हें आज ही निपटा दूंगा। तो इजराइल ने शुरू में ही इनका खेल खत्म कर दिया, इसलिए इनको इजराइल इनकी आंखों में खटकता है। और आखिरी बात मैं आपको बात बताऊं,
ये जो पूरा गेम है इजराइल को सपोर्ट करने का, सॉरी इजराइल के खिलाफ दूसरी ताकतों को सपोर्ट करने का, इसमें सबसे आगे तो ईरान बढ़ के आ रहा है। कतर का तो पीछे वाला थोड़ा सा मामला है बैक एंड में, लेकिन ईरान इनको सपोर्ट कर रहा है, जबकि ईरान का कोई लैंड बॉर्डर नहीं है। ईरान का कोई भी लैंड बॉर्डर नहीं है इजराइल के साथ, उनकी कोई जमीन की लड़ाई नहीं है। तो कोई ईरानी से जाके पूछे ना कि तुम्हारी लड़ाई क्या है इजराइल के साथ, भाई तुम्हारी लड़ाई क्या है, कुछ तो बताओगे। ठीक है, उन्होंने पैलेस्टीन पे वो कहते हैं कि कब्जा कर लिया आपने, चलिए हम मान लेते हैं कि कब्जा कर लिया, लेकिन तुम्हारी लड़ाई किस बात पे? अगर वैभव ने किसी और के घर पे कब्जा कर लिया तो मैं वैभव से क्यों लड़ाई लड़ूंगा? भाई मेरा क्या लेना देना, मेरा अपना घर नहीं है क्या संभालने के लिए? तो सबसे बड़ा सवाल जो लोग नहीं पूछ रहे हैं वो ये जानना चाहिए कि पाकिस्तान का क्या रिलेशनशिप है पैलेस्टीन के साथ, ईरान का क्या रिलेशनशिप है पैलेस्टीन के साथ, तुर्की का क्या रिलेशनशिप है पैलेस्टीन के साथ। जरा हम भी तो समझें, क्योंकि थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिक्स की समझ हम भी रखते हैं, हिस्ट्री की समझ हम भी रखते हैं। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड आपका रिलेशनशिप क्या है जो आप कह रहे हैं इजराइल के ऊपर अटैक करो। सर इसमें एक चीज सर हमको ये भी देखने में आई है कि अगर हम ईरान की बात करें तो वहां पे हिजबुल्लाह जो है, कल मैं देख रहा हसन नसरल्लाह जो हिजबुल्लाह का चीफ है, उसका इंटरव्यू चल रहा था और वो बात कर रहा था, वो कह रहा था कि भाई जितने भी मिसाइलें ये फायर कर रहे हैं गाजा से हमास वाले, वो सारी मिसाइलें की जो टेक्नोलॉजी है वो तो ईरान ने दी है। ही वाज टेकिंग क्रेडिट फॉर इट कि भाई ये तो ईरान का किया हुआ है, जबकि हसन नसरल्लाह खुद ईरानी नहीं है, बट बिकॉज वो हिजबुल्लाह का लीडर है तो उसकी जो एलिगेंस है वो इमाम खमैनी के लिए है। तो वो ये कह रहा था कि भाई वो तो सारी टेक्नोलॉजी जो है या तो ये चाइनीज टेक्नोलॉजी है या ईरानियन टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो गाजा के अंदर है, गाजा के अंदर हमने इसकी फैक्ट्रीज बनाई हुई है। हमास अगर आप जाएं पैलेस्टाइन तो आपको ये बताएंगे सारे ह्यूमन राइट्स चैंपियंस जितने भी हैं इंडियन मीडिया में या ग्लोबल मीडिया में कि पैलेस्टाइन में बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, माल न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा है पूरे मिडिल ईस्ट में, वहां पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो सबसे लो है पूरे रीजन का, और दुनिया भर की चीजें बताएंगे। लेकिन उनके पास मिसाइल की फैक्ट्री बनाने के लिए पैसा है, उनके पास $1000 एक रॉकेट जो वो फायर कर रहे हैं उसका दाम $1000 है पैलेस्टाइन से, जो ईरान के ऊपर अभी तक इन्होंने 3000 मिसाइलें फायर की हैं। तो आप सोचिए कि ये लाखों डॉलर की ये मिसाइल्स रॉकेट्स ये फायर कर रहे हैं, इनके पास उसका पैसा है। $20 की एक फाइजर की वैक्सीन आती है, वो देने का पैसा नहीं है पैलेस्टाइन के लोगों को। तो जो लोग इनकी हिमायत कर रहे हैं हमास की या पीएलओ की, वो ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि अगर आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स बारूदी सुरंगें बनाने के लिए, जो कि सुरंग यूज की जाती है स्मगलिंग करने के लिए आर्म्स एंड एम्यूनिशन मिस्र से और बाकी लेबनान से और बाकी कंट्रीज से, तो आप ये पैसा जो है फिलिस्तीन के लोगों पे खर्च क्यों नहीं करते? आप तो पैसा रॉकेट में खर्च कर रहे हैं, आप इनकी वैक्सीन के ऊपर खर्च क्यों नहीं करते? तो अगर कोई जिम्मेदार है, कुछ 50 लाख की आबादी है पूरे फिलिस्तीन की, वेस्ट बैंक गाजा मिला करके तकरीबन 90 लाख की आबादी इजराइल की है। दोनों ही मुल्कों को उतना ही वक्त हुआ है, मौका आपको भी मिला था, आपने वो पूरा समय किस पे जाया किया है? कभी यासिर अराफात के पीछे नाचने में जाया किया है, कभी जिहाद पे। अब पहले पीएलओ हुआ करती थी, अब फिर हमास और पीएलओ हुई, अब इस्लामिक जिहाद पीएलओ और हमास थी। तो आपकी ग्रोथ तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनाने में जा रही है। तो सर डोंट यू थिंक दीज आर द पर्टिनेंट क्वेश्चन व्हिच शुड बी आस्क्ड? नहीं वैभव, ये क्वेश्चन इंडिया के लिबरल्स कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि इट इज नॉट हिप, कूल नहीं है ये वैभव। कूल ये है रेसिस्ट, रेसिस्टेंस का हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। ये जो कीड़ा है ना, ये हम देखेंगे वाला कीड़ा, ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है इंडिया में कुछ लोगों के बीच में। तो पर ये लोग मेहनत भी नहीं करना चाहते। अगर तुम इतना इजराइल को सपोर्ट करते हो तो पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हो तो जाओ पैलेस्टीन, हम तुम्हें वन वे टिकट देते हैं, जाओ लड़ो वहां पे इजराइल के खिलाफ। वो काम नहीं करेंगे। ड्राइंग रूम में बैठे बैठे ट्विटर के ऊपर कि नो फ्री पैलेस्टीन, इजराइल इज अ दिस स्टेट दैट स्टेट, टेररिज्म फैला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। सो दीस पीपल आर नॉट टू बी टेकन सीरियसली। देखिए हम उनको सीरियसली क्यों नहीं, उनको तो इजराइली सीरियसली नहीं ले रहा। इजराइल कह रहा है तुम्हें जो करना है करो, असली जंग जो होती है बंदूक से लड़ी जाती है, ट्विटर से नहीं लड़ी जाती। इजराइल को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। तो ये लोग जो बोलते हैं, और एनीवे आप एक बात सोचिए ना वैभव, आपका और मेरा ये मानना कि ये लोग सही और गलत में फर्क कर पाएंगे, ये अपने देश के नहीं है वैभव, ये अपने मुल्क के नहीं है। तो इनको जो अपने मुल्क का नहीं है उससे आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि उसको सही और गलत का फर्क पता हो? इट्स इम्पॉसिबल। दीज पीपल, आई हैव नो फेथ एंड नो होप फ्रॉम दीज पीपल, आई हैव नो फेथ इन दीज पीपल
एंड ये लोग ऐसी हैं, ये फ्रॉम वन मूवमेंट टू द अदर, यू नो, अपने डिजाइनर क्लोथ्स पहन के, डिजाइनर जूते, डिजाइनर हैंडबैग्स लेके, अपनी महंगी गाड़ियां, बड़े एयर कंडीशन बंगलों से निकलते हैं, स्पीच देके ये वापस आ जाते हैं, यू नो, दे स्लम इट आउट सन। गरीब की बस्ती में चला जाऊं देखने के लिए कि गरीब कैसा है। वो इंटरनली अपने आप शाबाशी दे रहा है कि देखो मैं कितना फॉर्चुनेट हूं कि मैं गरीब। So it is that mindset which plays up, and these people are they're just they should not take them seriously. सर हम इसमें एक चीज ये देखते हैं, जो सवाल था बेसिकली कि जो ग्लोबल जो हम इजराइल के अंदर जो देखते हैं कि हमारे यहाँ ये बताया जाता है कि जो शिया और सुन्नी डिवाइड है वो इतना बड़ा है कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये इस्लामिक टेररिज्म है। नहीं, आईसिस जो है वो सुन्नी रेडिकल ग्रुप है, हिजबुल्लाह जो है वो शिया रेडिकल ग्रुप है। लेकिन अगर हम अभी जो हम देख रहे हैं जो पैलेस्टाइन के अंदर हो रहा है सर, वहां पे कोई शिया एंड सुन्नी डिवाइड नहीं है। वो बेसिकली क्या है कि हिजबुल्लाह हो चाहे वो हमास हो, हमास इज प्रीडोमिनेटली सुन्नी टेरर ऑर्गेनाइजेशन। उसकी जो लीडरशिप है वो सुन्नियों पे बेस करती है। मुझे लगता है शायद मेजर गौरव वाला के साथ हमारा कनेक्शन शायद रिकनेक्ट हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि अभी उनको हम दोबारा से ज्वाइन करें। तो मैं जो बात कह रहा था कि ये हमारे यहाँ ऐसा बताया जाता है कि जो हिजबुल्लाह है वो शिया ऑर्गेनाइजेशन है और हमास है सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनका कोऑपरेशन नहीं हो सकता है। ये एक मिथ जो है वो हमको बेचा जा रहा है आज से नहीं, बहुत समय से। स्ट्रेटेजिक सर्कल में भी बेचा जाता है, पॉलिटिकल लेवल में बेचा जाता है, मीडिया भी हमें परोसता है। लेकिन अगर पैलेस्टाइन जाइए, वेलकम सर। सर तो मेरा तो जो पॉइंट था वो यही था कि हिजबुल्लाह और हमास की जो एक सेक्टेरियन डिवाइड की जो बात की जाती है वो थ्योरी तो सर फेल हो गई ना जी। पैलेस्टाइन में तो अभी ये साबित हो गया कि इस्लामिक जिहाद जो है वो इस्लामिक जिहाद है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें शिया सुन्नी अहले हदीस देवबंदी अभी ये सारी कोल्ड वॉर की टाइम की चीजें भाई अब ये मैटर नहीं करता। अब तो तालिबान भी जो है वो ईरान के साथ ज्यादा कोऑपरेट करता है। नहीं बिल्कुल वैभव, इन लोगों ने एक बात रियलाइज कर ली है कि पहले यहूदियों को मारेंगे और अमन इनमें तब भी नहीं होगा। देखिए शिया सुन्नी की लड़ाई तो आज से नहीं 1400 साल से चली आ रही है। तो पहले यहूदियों को मारेंगे, हिंदुओं को मारेंगे, और जब अगर ये जीत गए तो फिर एक दूसरों को मारेंगे। ऐसा भी हुआ है ना, ऐसी बात तो नहीं। देखिए ईरान इराक की लड़ाई हुई थी, ईरान इराक की लड़ाई हुई थी, मिलियंस ऑफ लोगों को निपटा दिया इन्होंने आपस में, राइट। अब इनकी आपस में जो भी पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मामले हैं, कितना एथनिक स्ट्राइक पाकिस्तान में, तो शिया सुन्नी भी आपने बात करी। मुझे लगता है आप ये कहना चाह रहे थे कि जैसे जो हमास है वो बेसिकली एक सुन्नी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट आउटफिट है, और जो हिजबुल्लाह है वो ईरानी है यानी कि शिया है। आई थिंक आप ये कहना चाह रहे थे। तो वैभव ऐसा है कि यस दे आर कोऑपरेटिंग बिकॉज दे सी अ लार्जर एनिमी। एक बार इनके दिमाग में ये है कि एक बार हम इजराइल से निपट लेंगे, फिर एक दूसरे से निपटते रहेंगे, क्योंकि ये जो शिया सुन्नी का मामला है ये दिस इज अ टेम्पररी ट्रूस, राइट। और इसमें काफी पीछे बैक एंड इसमें काफी नेगोशिएशंस हुए हैं इस टेम्पररी ट्रूस को लाने के लिए। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो हमें एक बात पता लगेगी वैभव कि दिस इज टेम्पररी बट इट इज वर्किंग, बोथ हिजबुल्लाह एंड हमास आर वर्किंग टुगेदर। और ये जो बात कह रहे हैं ना, आपने एक बात करी थी पहले भी, मैं बताना आपको भूल गया। ये जो हम लोग बात करते हैं ना अक्सर कि रॉकेट बनाने के लिए पैसे हैं इनके पास, स्कूल बनाने के लिए इनके पास क्यों नहीं पैसे। यही आप देखिए, यही आइडियोलॉजिकल आर्गुमेंट लोग इधर देते हैं इंडिया में, जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, यही आर्गुमेंट देते हैं कि जब इंडिया राफेल खरीदता है तो ये कहते हैं तुम स्कूल क्यों नहीं बनाते। ये उल्टे सर पे नचाते हैं सेम आर्गुमेंट को। दे ट्विस्ट दैट आर्गुमेंट ऑन दी हेड, यू नो, इन एन इनवर्स मैनर। सो ये बात है ना कि इनके पास हिजबुल्लाह से कोई ये बात नहीं पूछेगा। इंडिया विच इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, विच इज $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, उससे ये लोग ये सवाल पूछेंगे कि तुमने राफेल जहाज क्यों खरीदे, तुम स्कूल नहीं बना सकते थे, तुम अस्पताल नहीं बना सकते थे। और यही सवाल ये लोग दूसरे जिनके बड़े करीब, जिनके सगे रिश्तेदार हैं ये हमास के, हिजबुल्लाह के, उनसे ये नहीं बोलेंगे कि भाई तुमने इतने करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए रॉकेट मारने में, तो एक अच्छा सा स्कूल, एक अच्छा अस्पताल नहीं बना सकते। लेकिन अगर आपने अच्छा अस्पताल और अच्छा ये सब बना लिया, अब कतर में जाते हैं सारे के सारे इलाज करवाने के लिए वैभव, इनका जो टॉप जो क्रीम है हमास की या हिजबुल्लाह की, जब इनको कोई बीमारी होती है कतर के हॉस्पिटल जाते हैं, ये ईरान जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, और दीगर मुल्क जाते हैं इलाज करवाने के लिए। लेकिन अपने आवाम को ये गरीबी में रखते हैं, क्योंकि गरीबी में रखेंगे, मुफलिसी में रखेंगे, जहालत में रखेंगे, वहीं से तो निकलेगा टेररिस्ट। अगला जो हमास का ऑपरेटर है, अगला जो हिजबुल्लाह का जो सिपाही है, वो कहाँ से निकलेगा? वो गटर से ही तो निकलेगा, और कहाँ से निकलेगा?
वो बंगले से थोड़ा ना निकलेगा। अमीर का बच्चा थोड़ा ना लड़ता है जिहाद, वो तो गरीब का बच्चा लड़ता है, क्योंकि आपने उसको इतना बेबस कर दिया, उसके दिमाग में इतना जहर डाल दिया कि यहूदी है मारो, हिंदू है मारो। वो जब उस नफरत के माहौल से निकलता है, वो जो नफरत के माहौल से निकला है वही असली जिहादी है, क्योंकि जिहाद के लिए सबसे पहले आपको चाहिए दूसरे के लिए नफरत। तो वो नफरत वैसे पैदा करते हैं कि देखो तुम्हारे पास खून नहीं है, तुम जाहिल हो गए बड़े होके, तुम्हारा बाप मर गया बिना इलाज के। क्यों मर गया? क्योंकि इजराइल ने ये अलाउ नहीं करा कि हम यहाँ पे अस्पताल बनाए, इसलिए। या फिर इजराइल ने ये मना कर दिया कि तुम यहाँ पे स्कूल नहीं बना सकते, इसलिए तुम जाहिल रह गए, तुम्हारा बाप बिना दवाई के मर गया। तो ये एक स्टोरी है। सर इसमें अगर हम एक चीज ये देखें कि इंडिया में जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इनमें से ये हमको और आपको यही चूरन बेचते हैं कि देखिए ये फिलिस्तीन का जो मसला है ना, ये मसला मजहब का नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। यू डोंट नीड टू बी अ मुस्लिम सपोर्ट पैलेस्टाइन, यू जस्ट नीड टू बी अ ह्यूमन। इस तरह के स्लोगन्स फेंक के मारते हैं ये आपको। तो मैं इनसे ये पूछता हूँ कि भाई मुझे ये बताओ, अफगानिस्तान में पिछले 20 साल मुसलमान मर रहा है। अच्छा, तो ये सीन सो गाइज़, ये हमारी वीडियो थी जिसमें ये बात कर रहे थे अबाउट इज़राइल एंड फ़लस्तीन की जो आजकल सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर। तो मेजर साहब की बातें बिल्कुल ठीक हैं और मैं उससे एग्री भी करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको हमें अंडरस्टैंड करना होता है। तो चले हम बात कर लेते हैं जो जिहादी की है। तो बिल्कुल इन्होंने जो पॉइंट रखा है मेजर साहब के अकॉर्डिंगली ये है कि जो जिहादी होते हैं असल वो होते हैं जिनके दिमाग में नफ़रत भर दी जाती है और उनके अंदर एक पैशन डाल दिया जाता है कि उनको लड़ना है तो वो लड़ना है। तो ये सारे सिनेरियो होते हैं। तो इसमें जो इन्होंने ये बात की है इससे मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जब तक आपके दिल में नफ़रत नहीं होगी, आपके अंदर एक जज्बा नहीं होगा लड़ने का, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप देखें लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अपने आप को फोड़ देते हैं। तो कैसे फोड़ते हैं? मैं, आप या कोई भी आम इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता, ये आपको भी पता है। लेकिन मेन चीज़ क्या आ जाती है कि हिम्मत हम में नहीं है, हमें अपने उंगली काटने की हिम्मत नहीं है, तो हम फोड़ कैसे सकते हैं? कॉमन सेंस की बात है। लेकिन ये लोग आम नहीं होते, इनकी माइंड को इतना गंदा कर दिया जाता है कि इनको बस एक ही चीज़ नज़र आती है। उसका रीज़न क्या होता है? दे आर अनएजुकेटेड। सबसे मेन चीज़ होती है ये लोग अनएजुकेटेड होते हैं। अनएजुकेटेड होने की वजह से दिमाग जो है ना वो खुलता नहीं है। पढ़ाई से हमेशा इंसान का जो है ना वो दिमाग खुलता है, दिमाग की जो बत्तियां हैं वो जलती हैं, उनको पता चलता है क्या सही है क्या गलत है। 100 लोग भी अगर कुछ आकर बोलते हैं ना, लेकिन वो अपना दिमाग ज़रूर चलाता है कि मुझे क्या करना है, ये क्या किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं या क्या राइट है मेरे लिए, मेरे घर के लिए या हमारे लोगों के लिए। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दे आर अनएजुकेटेड और अनएजुकेटेड और इनके अंदर हेट फैलाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हो, इससे मैं बिल्कुल एग्री भी करती हूँ। पॉइंट नंबर 2 के जो कहते हैं कि हम लोगों ने बल्कि अभी एक सिनेरियो भी चला था जब वैक्सीन अभी मतलब बहुत ज़्यादा केसेस हो गए थे भारत में। अब तो आई थिंक सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है क्योंकि ऑक्सीजन्स वगैरह डिफरेंट कंट्रीज से आई हैं और ख़ुद भी प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में। तो मुझे लगता है कि अब सेट हो गया है या फिर 30 मतलब कि 80-70% तो कवर हो गया होगा, आई होप सो। और अगर आप मुझे नहीं हुआ या हुआ है या मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो खैर पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इस पे जब नया आया था कहते हैं मुसीबत जब सर पे आती है वो बताकर नहीं आती, और उसके लिए ये होता है कि आपको हर मुसीबत से लड़ने की हिम्मत चाहिए होती है। बहुत सारे लोग बेबस हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं और वो अपने आसपास की सिचुएशन को इस तरह देखते हैं कि वो बस पता नहीं उनको उनके साथ क्या हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता है, लेकिन इस सिचुएशन में भी हमें अपने आप को काम डाउन रखना पड़ता है। अपने आप को जितना हम रिलैक्स रखेंगे उतना हमारी सेहत के लिए ठीक होगा, उतनी जल्दी हम रिकवर होंगे। ठीक है, खैर ये बात तो एक अलग हो गई। हम टॉपिक की तरफ चलते हैं जो मेन इस वीडियो का टॉपिक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये उस वक्त लोगों ने इसको इतना सवार कर लिया कि लोग ये कहते थे कि देखिए ऑक्सीजन नहीं है, इन लोगों ने कुछ तैयारी नहीं की हुई थी, गवर्नमेंट सिर्फ राम मंदिर बनाने में लगी हुई है, गवर्नमेंट जो है वो मतलब
दूसरी चीज़ें बनाने में उनको दूसरी चीज़ें बनाने से फुर्सत मिले तो वो ऑक्सीजन के बारे में सोचें, अपने हॉस्पिटल्स के बारे में सोचें। तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। तो खैर इस तरह के लोग हमें बहुत सारे मिलते हैं अपनी सराउंडिंग में, जो कि इस तरह की बातें करते हैं और हेट फैलाते हैं और क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि मौका मिल जाता है दूसरे दुश्मनों को इस पर बात करने का। ठीक है, सेम वैसे ही ये फ़िलिस्तीन के साथ हो रहा है कि आसपास के लोग जो हैं, मतलब सब लोग अपना सोशल मीडिया को अपना एक उन्होंने गेमिंग का वो बनाया हुआ, रिमोट बनाया है, उस पर जो कुछ भी लिखते हैं और वो मतलब वहाँ पर फैल जाता है। और बेसिकली दे कैन नॉट डू एनीथिंग, उनके लिए कुछ कर नहीं सकते यार। अगर जैसे मेजर साहब ने कहा है कि वो जाकर उनसे बात करें, मतलब उनकी हेल्प करें, टिकट हम देते हैं, तो कोई नहीं जाएगा। मैं 100% कहती हूँ कि कोई नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? उसका रीज़न ये है कि अगर ये वहाँ जाते हैं तो फ़िलिस्तीन तो वैसे ही बेबस है, फ़िलिस्तीन के पास कुछ भी नहीं है कि वो कुछ लड़ सके। ठीक है, तो अब ये लोग अगर वहाँ पर जाके उनकी हेल्प करते हैं तो कैसे करेंगे ये लोग? ठीक है, और इतने जिगरा किसी के पास नहीं होता, हिम्मत नहीं होती कि कोई जाकर वहाँ पर कर सके कुछ। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी वैक्सीन की बात आई थी जिसमें इन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर हेल्प करना चाहता है तो वो क्यों नहीं करता। दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो इजराइल के साथ है, पाकिस्तान इनके साथ क्यों है? ये पॉइंट पे पाकिस्तान इनके साथ है, बल्कि हमारे पासपोर्ट पे भी इवन लिखा हुआ है इजराइल इज़ प्रोहिबिटेड, मतलब कि इजराइल जो है वो नहीं है, हमारी लिस्ट में ही नहीं है और उसमें इजाज़त ही नहीं है जाना। ठीक है, उसको हम कंट्री ही नहीं मानते। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इजराइल, ठीक है, इजराइल फ़िलिस्तीन के ऊपर नुकसान मतलब कर रहा है, जुल्म कर रहा है। और देखें, पूरा यूरोप इजराइल के साथ है और इजराइल की अगर ज़मीन थी या है, ठीक है, तो उसको एक तरीके से उसको रिजॉल्व करना चाहिए। जैसे भारत में ये सिनेरियो हुआ था और भारत ने अपने तरीके से इसको रिजॉल्व किया। बहुत सारे भारत के इश्यूज़ थे, भारत की डिफरेंट जगहें जो हैं वो उनके अंडर में थी, मतलब दूसरे लोगों ने कब्ज़े किए हुए थे और उस पर चाइना हो गया, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ ना। तो उस पर भारत ने क्या किया? भारत ने अपने तरीके से, है ना, अपने तरीके से सब कुछ उसको हैंड ओवर किया और वेट किया। देखें, वेट करने से और अपना एक लीगल तरीके से प्रोसेस करने से सब कुछ सेट हो जाता है। लेकिन ये लोग जुल्म कर रहे हैं, मार रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। और अभी इंडियन एक फीमेल हैं, उनकी भी डेथ हो गई इजराइल में। बट ये है कि इजराइल वालों ने उनकी हेल्प करने का कहा है, लेकिन वही बात आ जाती है कि हेल्प तो करें, लेकिन कितने लोगों की जानें जा रही हैं। ये क्योंकि इंडियन थी इसलिए हम इनको ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया से हैं और इनको हम इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बट अगर वो फ़िलिस्तीनियन हैं, भूल जाएं कि वो मुस्लिम हैं या कौन है। मैं ये चीज़ सोचती भी नहीं हूँ। मेरे नज़र में तो ये बहुत मतलब चीप बात है कि मैं अगर रिलीजन को लेकर किसी के बारे में सोचूं कि यार वो मुस्लिम है तो उसकी मुझे हेल्प करनी चाहिए, अगर वो ये नॉन मुस्लिम है तो मुझे उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही मेरी नज़र में चीप हरकत है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तान उनकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान उनको वैक्सीन क्यों नहीं दे रहा? यार पाकिस्तान उनको वैक्सीन कैसे देगा? पाकिस्तान के पास तो खुद को वैक्सीन लगाने के लिए नहीं है, वो तो खुद इंतज़ार में है कि हमें कहीं से मिल जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर उनके पास होगी भी तो वो अपनों को लगा दें, वही बहुत बड़ी बात है। और आपको पता है पाकिस्तान की वैसे इतनी बुरी कंडीशन चल रही है कि वो पाकिस्तान मतलब वो भारत से नहीं ली, डायरेक्ट नहीं ली, पर घूम फिर के तो भारत से ही वैक्सीन आ रही है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और वाकई में हमें हेल्प करनी चाहिए। लेकिन फ़िलिस्तीन की हेल्प कैसे करें ये लोग, ये समझ से बाहर है। लेकिन ये है कि भारत भी सपोर्ट कर रहे हैं। और मैंने अभी एक लास्ट वीडियो भी बनाई थी, उस पर मैंने बात भी की थी। मैंने ये कहा था कि मैं फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करती हूँ। सपोर्ट क्यों करती हूँ? बिकॉज देखें, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है ना, उस पर हमें बात करनी चाहिए।
वो कहीं पर भी हो, लेकिन आप लोगों का ओपिनियन है, आप लोग देते हैं, मेरा ओपिनियन है, मैं शेयर करती हूँ। तो इसमें आपको बुरा मानने की कोई बात नहीं है। आप लोगों की रिस्पेक्ट मेरे दिल में है और आप लोगों के कमेंट रीड करती हूँ मैं डिफरेंट जगहों पर। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग अपने कमेंट जो हैं वो दे रहे होते हैं, अच्छे दें या बुरे दें। लेकिन अगर आप बात करते हैं इसकी कि मैं जो आप बोले मैं वही करूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता ना। जो फिर रिएक्शन का यहाँ पर डिस्कस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो इसलिए सुने भी और सुनाए भी, लेकिन इज़्ज़त से और प्यार से। तो खैर गाइज, ये थी हमारी पार्ट 1। वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो हम पार्ट 2 भी बना लेंगे। पार्ट 2 इसका आएगा कुछ टाइम में, और आप उसका ये है कि कमेंट में ज़रूर बताएंगे इसका पार्ट 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए नेक्स्ट वीडियो। और बाकी ये है कि आप पूरी वीडियो देखें और वीडियो देखकर मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। और प्लीज़ यार पूरी वीडियो देखा करें, बहुत चीज़ें होती है डिस्कस करने वाली। एनीवेज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं वीडियो के बीच में ही पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर रही होती हूँ, जो कि मैं एंड में नहीं करती। तो बेहतर यह है कि आप वीडियो देखा करें पूरी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और बहुत सारे टॉपिक जो है अभी इसमें हम बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी इसमें इन्होंने बातें हाईलाइट की हैं जो कि अभी मैंने मतलब मिस कर दी हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा।